तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? लास्ट क्लास में अपना क्या चल रहा था, पॉइंट बताओ। लास्ट क्लास में अपना क्या चल रहा था? मुझे जहां तक याद है लास्ट क्लास में आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने पूरा समझाया था। यस सर। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबको समझ में आया अच्छे से? बोलो आयनाइजेशन एनर्जी सब। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ पॉइंट्स। आयोनाइजेशन हम अब कंपेयर कर रहे हैं दो एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, दो अलग अलग एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, 3-4 कितने भी ले सकते हैं। तो कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी वन, ध्यान से सुनना, आयोनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ जिंक एटम। कॉपर और जिंक एटम की हमको आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना है और हमको बताना है कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वन ये ज्यादा होनी चाहिए और किसकी कम होनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिए। कॉपर 29 सब जानते हैं, जिंक 30 सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 3d 10 4s1 3d 10 4s2। ये है। अब आप डिसाइड कर सकते हो बड़े आराम से कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वन ज्यादा है। यहाँ देखो जिंक 30 है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन S2 है और न्यूक्लियर चार्ज 30 है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। हम इसे और ज्यादा अच्छे से बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। देखो यहाँ ये दोनों सेम है, 4-4, ऑर्बिटल भी सेम है, S-S। तो जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो वो 4s से, यहाँ भी 4s से, बट यहाँ न्यूक्लियर चार्ज आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक में थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वन, आयोनाइजेशन एनर्जी वन, आयोनाइजेशन एनर्जी वन, ये जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा रहेगी। ये ज्यादा रहेगी, ये ज्यादा रहेगी। तो IE1 ऑफ Zn इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ Zn इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ कॉपर। अब जब ये बन जाए कॉपर प्लस आयन तो ये बचेगा 3d10 और ये बचेगा Zn प्लस। अब ध्यान देना, ये बचेगा 3d10 4s1। अब जब कॉपर +2 की आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करेंगे आप, अब यदि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूं, IE2 का कंपेयर करना, IE2, तो बच्चों यहां देखो, अब इलेक्ट्रॉन 3 से निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 से निकल रहा है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से निकल रहा है जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 4 से निकल रहा है। ये देखिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड से निकल रहा है, इसमें 4 से निकल रहा है। एक बात, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऐसा नहीं है। तो बताओ फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा टफ है, तो ये ज्यादा टफ है इलेक्ट्रॉन को निकालना,
और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है, तो हम ये कहेंगे Ie2 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर। ये देखिए ये साइन बना दिया मैंने, Ie2 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन Ie2 ऑफ जिंक बिकॉज ऑफ द स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ रीजन हो गया स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए कॉपर +1 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ रीजन हो गया सेम ऑर्बिट है, सेम सब ऑर्बिट है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक का ज्यादा रहेगा कॉपर से, और इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए? तो ये लिखना है, लिखिए लिखिए इसको। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इस तरह से सोच लें कि आपको अब ध्यान से सुनना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात मैंने कल समझाई थी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक ही एटम में, ये देखिए Ie1 ये Ie2, Ie1 Ie2, तो Ie2 ऑलवेज ग्रेटर देन Ie1। ये देखिए इसका Ie1 और इसका Ie2, तो इसका Ie1 कम, इसका Ie2 ज्यादा रहेगा। ये सक्सेसिव की जब बात करते हैं तो बेटा Ie1 उससे ज्यादा, Ie2 उससे ज्यादा, Ie3 ऐसे जाता है। सक्सेसिव का मतलब एक ही एटम में Ie1 Ie2 Ie3 देखना। और यहाँ हम सक्सेसिव की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ इसका Ie1 और इसका Ie1 कंपेयर कर रहे हैं, इसका Ie2 इसका Ie2 कंपेयर कर रहे हैं। तो अब आपको इस तरह से सोचना होगा। तो बोलो क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया? ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। अब अगर मैं Ie3 की बात करता हूं, देखिए Ie3, तो यहां पर ये बन जाएगा Cu+2, ये बन जाएगा Zn+2। अब बताओ Ie3 का कंपेयर करूं मैं, तो Ie3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। अब बच्चों जैसे यहाँ 4 4 से SS से, तो यहाँ देखो थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ भी थर्ड से निकलेगा, ये भी डी से निकलेगा, ये भी डी से निकलेगा, बट यहाँ डी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो ये जब हम Ie3 का कंपैरिजन करेंगे तो Ie3 इसका Ie3 ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अब आपको कभी Ie1 Ie2 Ie3 दी जाए तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन के पॉइंट्स बड़े ध्यान से समझने होंगे। मैं लिखता हूं, ये लिख लें जल्दी से। हो गया सबका? इधर का ये हो गया। तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन, पहली चीज देखिए, अगर हम यहां देखें तो 3 ऑर्बिट है, यहां देखें तो 4 ऑर्बिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कि आप किस सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी मानना है Ie जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगी। Ie इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n कम, यहाँ n सेम है, यहाँ पर n कम है, यहाँ पर n ज्यादा है, तो n पे डिपेंड कर जाएगी। दूसरी बात, डिपेंड ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बच्चों, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट और कम होता है तो और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है।
तो शील्डिंग इफेक्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए शील्डिंग इफेक्ट। फिर देखिए ये सेम डी थर्ड सेल, ये थर्ड सेल, ये डी शेल भी सेम, सब सेल भी सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगला आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी देखा है, बोरान बेरिलियम में भी देखा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बात ध्यान रखिए। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली। फिर ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z effective, but in same cell, माने पीरियड में देखा जाएगा। ये पीरियड में देखा जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पांचवा ऑन पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, सबसेल और ऑर्बिटल। कल आपको पेनिट्रेशन पावर का भी समझाया था। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर पी ऑर्बिटल से ज्यादा होता है, ज्यादा पेनिट्रेट होता है, तो पेनिट्रेशन पावर। तो ये आपका इतनी चीजों पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि वो कल समझाया था आपको ध्यान हो, n इक्वल टू 4 हो तो 4s 4p 4d 4f ये हो जाएगा पेनिट्रेशन पावर। 4s सबसे ज्यादा पेनिट्रेट है, 4p उससे कम है, 4d उससे कम है, 4f उससे कम पेनिट्रेट है। तो सेल सेल में पेनिट्रेशन पावर पर भी डिपेंड करता है। कल आपको बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन समझाया था पेनिट्रेशन पावर, तो लिख लीजिए ये। बच्चों समझ आ गया? पूरे पॉइंट समझ आ गए आपको? ये बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया मैंने अब ये हर चीज। अब आप इन पॉइंट पर देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, क्योंकि डिटेल तो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ सारी चीजों का। वो लोग क्लियर हो गए सबको कि नहीं अच्छे से? लिखिए आप नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी फिनिश हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर अब कंसंट्रेट करता हूं आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी 99% क्लियर कर दी मैंने आपको, 99%। 1% क्यों? क्योंकि अभी जब आप डिफरेंट वो पढ़ोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो फिर वो पूरा और कोई नई बात आपको मिल जाएगी। नई बात तो जीवन भर मिलते रहेगी। आप आयोनाइजेशन एनर्जी को 100 बार भी पढ़ेंगे
तो 101 भी बार आपको फिर नई बात मिल जाएगी, पर फिर भी हम अपने क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इतने कॉन्सेप्ट से। लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंटेड बाय EA। कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, AE। एफिनिटी एनर्जी, इसी का नाम दूसरा है एफिनिटी एनर्जी। एफिनिटी एनर्जी, बच्चों ध्यान से सुनना, इसका ये पुराना नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओल्ड कल्चरल नेम। न्यू कल्चर में, नए उसमें हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा H, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज द न्यू नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो काफी पहले हम यूज करते थे, बट क्वेश्चन अभी भी आते हैं उस पर, और दोनों में डिफरेंस समझाता हूं, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू, अभी पहले ये लिख लेना, फिर समझाएंगे कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होती है माइनस साइन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा लिख दें, -5/2 R द गैस कांस्टेंट। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले हम केवल इतना ही यूज करते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम ये भी यूज करते हैं 5/2 R गैस कांस्टेंट का आप वैल्यू जानते ही, इसमें ये इसका और हमको एडिशन करना है, तो ये आपका टोटल बनता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म है, हालांकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मेन बात तो यही है, ठीक है, पर फिर भी हम आजकल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये लिख लें डेफिनेशन, हो गया। चलिए देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। सपोज मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और फिर और एग्जांपल भी लेंगे अपन, एफ फ्लोरीन। बच्चों इसका जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 9, मींस 9 प्रोटॉन हो गई, न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन, ठीक है। और फ्लोरीन का फॉर्म हमको लेना है गैसियस एटम, गैसियस एटम, कोई चार्ज नहीं है इस पर, जीरो, तो न्यूट्रल गैसियस एटम हो गया, न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये न्यूट्रल गैसियस एटम हो गया। ध्यान देना बच्चों, एक, अब इसका 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1s2 2s2 2p5, और मैं लास्ट का केवल ये p लिख देता हूं, ऐसा बना देता हूं समझने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है। जरा सोचो, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर सकता है, यहाँ गेन नहीं कर सकता, यहाँ गेन नहीं कर सकता, ये फुल है, क्योंकि हम पाउली रूल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एन ऑर्बिटल कैन एक्सुडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। तो ये आपके पाउली रूल के अकॉर्डिंग फुल है मामला। अब एक यहाँ पर खाली है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। अब बात आती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर का, ये इनके घर का, इनके घर के ये इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन हो गए। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, ये प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, प्रोटॉन से अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्ड अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन। और यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ इसका क्योंकि सेम चार्ज है तो इनमें होगा रिपल्सन, ये रिपल्सन लिख दिया, ये रिपल्सन। ये दोनों फोर्स एक साथ ऑपरेट होंगे। ध्यान देना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, ये प्रोटॉन, ये लिख दिया मैंने एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन Z+9 प्रोटॉन। प्रोटॉन यहां है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों बातें हैं, ठीक है। जिसका पावर ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी। यहां पर अट्रैक्शन मोर रिपल्सन की रिस्पेक्ट में, ये अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है बजाय रिपल्सन के, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन में आ जाएगा, बट यहां तो नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा यहां। ये इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह अट्रैक्ट इससे हो रहा है, अट्रैक्शन मोर पावरफुल देन रिपल्सन, अट्रैक्शन मोर पावरफुल देन रिपल्सन, रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और रहेगा यहां, तो ये स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, F प्रोटॉन अभी भी 9 ही रहेंगे, 9 पॉजिटिव चार्ज है, -1 चार्ज मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, रेड ब्लैक कलर से -1 हो गया, और ये बन गया गैसियस आयन, ये बन गया गैसियस आयन, नेगेटिव आयन बन गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहना चाहिए इसके लिए, ये और ये जो ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, ये यहां का नहीं है, और ये नेगेटिव आयन बन गया। जब तुम्हें ध्यान देना, सिंपल सी बात समझना, तुम्हारे घर में मम्मी पापा, एक भाई एक बहन, आप 4 लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा और आप लोग 2 भाई बहन, आपके चाचा जी हैं, वो आपके भाई के छोटे भाई हैं, आपके पापा के छोटे भाई हैं, तो आपके पापा के जो छोटे भाई हैं उनका जो बेटा है ये उनका बेटा हो गया, आपके घर के ये बेटे हो गए, उनका बेटा ये हो गया। वो अट्रैक्ट हो रहा है आपके पापा से, क्योंकि आपके पापा उसके पापा के भाई है, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन हुआ, ये आपके पापा हैं, ये आपके चचेरा भाई है, कजिन है, और ये आप है, तो आप में और कजिन में रिपल्सन होगा। आप बोलोगे मम्मी वो पढ़ना नहीं देगा, पापा वो पढ़ने नहीं देगा, ये है वो है, रिपल्सन हो रहा है, बट आपके पापा का अट्रैक्शन उसके प्रति बहुत ज्यादा है, तो आपके पापा ने उसे अट्रैक्ट कर लिया और आप भी मान गए कि ठीक है यहाँ पर जगह खाली, अपने घर में ये इसके साथ रह जाएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं किया, थोड़ा बहुत बोला, ठीक है, पर बोला, लेकिन आपके पापा का पावर ज्यादा था, वो पावर काम कर गया, बच्चा आ गया। ये बच्चा पर रहेगा, पापा के साथ तो नहीं रहेगा, वो रहेगा तो आपके साथ ही, आपके साथ ही खेलेगा, आपके साथ ही उठेगा बैठेगा, तो ये यहाँ आ गया, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अच्छा इसलिए लग रहा है कि जगह खाली थी, आ सकता है कोई, तो अच्छा लगा। जब कोई अच्छा लगता है तो दिमाग को ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है तो एनर्जी निकलती है, और कोई बुरा लगता है, गुस्सा आती है उसे देख के, तो अपने आप एनर्जी बढ़ती है, मारने का मन करना, मारने का मन करना माने क्या, एनर्जी बढ़ना बॉडी में, किसको मारूंगा मैं, ठीक है। और अच्छा लगने का मतलब क्या, एनर्जी ठंडी होना, तुम्हारा अच्छा फ्रेंड आ जाए तो बोले यार देख तेरे आने से कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरा दिमाग ठंडा हो गया है, तो
इस केस में जब वो गैसियस आयन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये जो डेल्टा एच है आपका, इसको बोला गया 1। ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 और इलेक्ट्रॉन गेन आगे लगा देंगे हम। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच। और अच्छा फील होने के लिए एनर्जी का वैल्यू रिलीज हो जाता, अच्छा लग रहा है इसलिए एनर्जी रिलीज हुई। ये देखिए माइनस साइन आएगा, और मुझे क्योंकि इसका वैल्यू याद है -328 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, तो ये इतनी वैल्यू निकल जाए। आपको ये वैल्यू लिखना है बट याद नहीं करना है, कोई रटने की जरूरत नहीं, बस लिखना है। लिखने से एक नया कॉन्फिडेंस आता है। कभी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को कंपैरिजन के पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं लिखवाता हूं, याद करने के लिए नहीं, कंफर्म करने के लिए। तो -328 किलोजूल पर मोल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन 1। क्यों 1? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ये गेन किया जा रहा है। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसमें हम 1 लगा देंगे, यदि दूसरा तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तीसरा जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 IE2 IE3 इस तरह। तो ये और जब 1 नहीं लगा के दें, जब 1 नहीं लगा के दें तो भी आप मानेंगे कि ये 1 है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो लिखिए इसको, जल्दी से इसको बना लें, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, और आप इसको समझ जाएंगे ये नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। बना लिया सबने? ध्यान देना बच्चों। अब अगर तुम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराना चाह रहे हो, ध्यान देना, आप अगली नेक्स्ट बात से, अगर तुम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर का दूसरा है, ये इसमें आना चाह रहा है, बोले अभी 1s2 2s2 2p6 3 वाला खाली पड़ा है, 3s0 3p0 3d0 ये खाली पड़ेगी। ये मैंने नहीं लिखे, पर जो खाली पड़े रहते हैं उनको लिखते नहीं है। ये 3s0 3p0 3d0 ये 3 खाली पड़ा हुआ है। बच्चों ध्यान से सुनना, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में तो यहीं तक है, एक्चुअल में ये नहीं है। जैसे मान लो मेरा घर है, ध्यान से सुनना तो बात क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल है। मेरा घर है, ये देखिए, इस पर एक ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। अब मैं सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 और 50 सब बना सकता हूं। तो बना सकता हूं लेकिन है नहीं। यदि मान लो आप मेरे घर आओ, आप मेरे घर आओ, ठीक है, और मैं कहूं हाँ आप एक काम करो, ये ऊपर खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे अपना घर बना लो, और आप एग्जाम देके चले जाना, 1 दिन के लिए आ रहे हो, 2 दिन के लिए आ रहे हो, जब ये भी ऊपर बना लो, तो कि है तो है नहीं, तो बना लो। तो तुम क्या बोलोगे यार, इससे अच्छा मैं आऊं नहीं? तो बेइज्जती कर रहा हूं कि मैं 1 दिन आपके यहाँ एग्जाम देने के लिए आ रहा हूँ, आप मेरे रिलेटिव, और आप कह रहे हो हाँ घर में ऊपर छत खाली पड़ी, वहां पे बना लो रूम, और रूम बना के आप रह लो, एग्जाम देके चले जाना। तो ये वही चीज है, एक्चुअल में नहीं है, इसे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे जनरेट करना पड़ेगा, एक्चुअल में नहीं, ठीक है। अब बताओ, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ ये क्या बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन से, ऐसा बना लो और उसमें रहो। तो बताओ क्या होना चाहिए? बनाने के लिए क्या लगेगा? पैसा, ऊर्जा, एनर्जी लगेगी बनाने के लिए। यहाँ पे आप घर लगाओगे, बनाओगे ऊपर, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ईंट पत्थर वगैरह लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब इस ऑर्बिटल में आके वो रह सकता है। मतलब इट इज वेरी हाई इम्पॉसिबल केस, हाई इम्पॉसिबल केस। तो यहाँ पर
हमें अगर मुझे F नेगेटिव 2 आयन बनाना है, मतलब -2 आयन बनाना है, तो मुझे अलग से 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये वाला, ये 3p तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3p6 तो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों 3s में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए मुझे अलग से बहुत हाई लेवल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। तो तुमने कभी F-2 सुना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि क्या एनर्जी देनी पड़ रही है, और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे आप, तब जाके वो F-2 आयन बनेगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया एंडोथर्मिक हो गई है, एंडोथर्मिक हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बच्चों, ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन, ये रिपल्सन बहुत हाई होगा, ये रिपल्सन बहुत हाई, और यहाँ पर ऑर्बिटल है ही नहीं, रिपल्सन बहुत हाई और ऑर्बिटल है ही नहीं। तो रिपल्सन ओवर पावर्स द अट्रैक्शन, रिपल्सन ओवर पावर्स द अट्रैक्शन। तो इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। रिपल्सन बहुत पावरफुल है, रिपल्सन बहुत पावरफुल है, अट्रैक्शन बहुत कमजोर हो गया, वीक हो गया, ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 पॉजिटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, और इसका बनना तो इम्पॉसिबल है, रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तब एग्जिस्ट करेगा जब तक आप इतनी एनर्जी, जो भी वैल्यू हो, ये एनर्जी देते रहेंगे, तो ये बना रहेगा। जैसे ही आप एनर्जी देना बंद करेंगे, ये इसमें बदल जाएगा F-1। बोलो, ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से कि नहीं, बताइए। तो ये अलग से आप लिख लीजिए, इसको समझने की बात मैंने समझा दी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए, मैं नियॉन ले रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, नियॉन जेड का वैल्यू होता है 10, पॉजिटिव चार्ज हो गया +10, 1s2, 2s2, 2p6, यहां पर वही चीज आ रही है जो आपने अभी देखा है। ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है। यहाँ पर अलग से ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, और इनमें रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन। तो अब बताओ, यहाँ खाली नहीं है, और ये 3s, 3p, 3d ये जो पड़ा हुआ है, ये खाली पड़े हुए हैं, पर ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सही सटीक एग्जांपल दिया कि आपके घर में 2 फ्लोर हैं, कोई आए आपसे बोले कि हम आपके घर 1 दिन के लिए आ रहे हैं, आप बोलो कि नहीं ऊपर खाली पड़ा है, बना लो छत पर, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर आ रही है, और ये रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन ज्यादा है, ये मोर रिपल्सन मोर, अट्रैक्शन लेस, और इलेक्ट्रॉन को आना है तो वो इसमें आएगा। तो अलग से यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनना, Ne-1 आपने कभी सुना नहीं होगा, पर ये तब बनेगा जब आप अलग से एनर्जी सप्लाई करोगे। पर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है, ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो थी वो 1 नेगेटिव थी, 2 पॉजिटिव थी। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ही पॉजिटिव हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, पहले इलेक्ट्रॉन में ही एंडोथर्मिक हो गए। आप समझ गए होंगे कि रिपल्सन मोर इफेक्टिव देन अट्रैक्शन। एक बात, देयर इज
बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। चलिए, तो ये आपका डेल्टा H1 ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज पॉजिटिव फॉर द नियॉन। मतलब आपको अलग से बहुत ज्यादा वैल्यू की एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वैल्यू की एनर्जी आपको इसे देनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब बताओ, फ्लोरीन में वही निगेटिव थी, फ्लोरीन -1 में वही पॉजिटिव थी, नियॉन में पॉजिटिव हो गई वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी नियॉन की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू याद नहीं करना, अपने को बस ये समझना है कि ये पॉजिटिव है। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है, ये मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। तो ऐसा आप बना लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। अब बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे और उसमें कुछ 1 और 2 नहीं लिखा है तो 1 ही मानेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा हो आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें 1 2 नहीं लिखा है तो आप 1 ही मानेंगे, 2 लिखा है तो 2 मानेंगे, 3 लिखा है तो 3 मानेंगे। चलिए, लिख लिया तुमने अच्छे से। अब देखिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो गई, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माने एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ये डेल्टा की बात कर रहा हूं मैं, एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन retains in the outermost orbit of neutral gaseous atom, neutral gaseous atom to form negative ion। आप चाहें लिखें या ना लिखें, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव आयन ही बनेगा। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन। ये चेंज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो, क्लियर हो गया आपको ये? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप बात लिख लेंगे कि इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कौन सी? H1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी H1 पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि किनके लिए पॉजिटिव, ज्यादातर नेगेटिव होती है, पहले अपन नेगेटिव लिखें, ज्यादातर नेगेटिव होती है, फिर कुछ में पॉजिटिव होती है और कुछ में जीरो। जीरो तो खैर संभव नहीं है, हो भी सकती है, जीरो हो सकती है किसी की, लेकिन अभी वो मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्म है। ध्यान देखो, ध्यान से ये लिख लेंगे। तो इसका डेफिनेशन, और एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको, डेफिनेशन हटा दिया जाए। ये लिखा है मैंने, न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, बट 1 लगाते नहीं है, सीधा बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये लिख लिया आपने बच्चों। दूसरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एटम। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 की बात करते हैं तो वो सभी एटम के लिए पॉजिटिव होगी। पहला इलेक्ट्रॉन
आएगा तो नेगेटिव हो सकती है ज्यादातर केस में, ये होती है, मैं अभी आपको लिखाऊंगा किन के लिए होगी पॉजिटिव, वो भी लिखाऊंगा, ठीक है। और बच्चों 2 हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 हो, जब ये 2 ही पॉजिटिव है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो और ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो और उसका रीजन क्या हो गया बच्चों, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आने में रिपल्सन मोर देन अट्रैक्शन। रिपल्सन कौन के बीच, इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा बजाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। अब बार बार वही क्या मैं बोलूं, तो रिपल्सन between incoming electron and electrons of the atom more as compared to the extra electron nuclear attraction। हो गया क्लियर? देखो बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये लिख दिया मैंने और आपको रीजन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव फॉर, ध्यान से सुनना, सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए, थर्ड ग्रुप में मतलब फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन के लिए, और इधर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हीलियम, इनके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, इनके लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनके लिए पॉजिटिव होती है। आपको एकदम बात क्लियर हो रही होगी। नाइट्रोजन में भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, इनका भी सेल लास्ट का सेल पूरा फुल है सब में ये, और इनका सेल भी फुल है ये लास्ट में, ये देखिए ये फुल है। तो ये सेल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करते, इनमें रिपल्सिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे खत्म करने के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ती, पीटना पड़ता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो ये लिख लीजिए। हो गया क्लियर? तो यहां पर अब आपको एकदम क्लियर है, बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैंने आगे कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम नहीं लिखा। बेरिलियम मैग्नीशियम में ये M+2 होता है, S2 होता है, ये P3 होता है। आप चाहो तो आप NH2 लिख सकते हो, यहाँ पे ये NH2 है, ये P है, और ये NP है, ये NP6 है, ये NP3 है, ये NH2 है। तो ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, जो आपको जस्ट लास्ट ईयर या 2019 में आया है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ऑक्सीजन है Z8 है, माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ओहो 2p4, और ये आप जानते हैं 2p इस तरह से अपन बना सकते हैं। ये देखो, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, गैसियस एटम है, वो भी न्यूट्रल है, और मैं पहला इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करा रहा हूं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा और इनसे रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन है और ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मोर है, ये मोर पावरफुल है,
attraction is more powerful as compared to the repulsion, thus O-1 आयन is formed। ये बन गया गैसियस आयन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ये देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ये पहले से थे, ये एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये आ गया। और बच्चों इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, मुझे वैल्यू याद है मैं लिख दे रहा हूँ, 141 किलो जूल पर मोल, 141 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू है, ठीक है। माइनस साइन में आ रहा है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन कम है बजाय अट्रैक्शन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपको लास्ट ईयर ही आया है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, आप देखना। तो ये बहुत सिंपल है, बस समझ आ जाएगा आपको। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक और आ रहा है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब अभी भी इसमें जेड तो एक ही है, जेड तो एक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन यहां पर मोर और यहां पर इनमें अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एज कंपेयर टू रिपल्सन लेस। ये मैंने आप समझाने के लिए लिख दिया। यहां पर आप बात समझ गए होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन ज्यादा है अट्रैक्शन की बजाय। इस रिपल्सन को खत्म करना है, तो इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए आपको अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये O-2 आयन बनेगा, ये गैसियस आयन ये बन गया। और यहाँ पर ये अलग से आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें और ये बन गया O-2 आयन। बच्चों यहाँ पर डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H1 है और ये इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा H2 है और इसका वैल्यू है प्लस 780 किलो जूल पर मोल। अब देखो वैल्यू देखो कितना है, प्लस 780, इतना ज्यादा, इसको समझो प्लस 780। और जबकि इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो खुशी, एक इलेक्ट्रॉन आने पर खुशी 141 की हो रही थी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो दुख 780 का हो रहा। अलग से इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ी, मारना पीटना पड़ा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया। तो बताइए आपको क्लियर हो गया। अब अगर मान लो आपको बोला जाए कि यहां से ये बनाना है तो टोटल एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टोटल एनर्जी चेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहां अगर आपको मैं बोल दूं कि आप इससे इसे बनाना है, आपको इसे बनाना है, तो फिर टोटल एनर्जी चेंज तो आप जानते हैं हेस लॉ, अपन ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों अगर आपको O से O-1 दिया जाए, O-1 से O-2 दिया जाए, आपको O-2 का रीजन पूछा जाए तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये तो इतने में आपको बात समझ आ जानी चाहिए और यही आपको आया है नीट में, आप पेपर पढ़ लेना लास्ट ईयर का ही या 2019 का, यही सेम क्वेश्चन है। अब अगर आपको यहां से वहां तक का डेल्टा एच निकालना है तो बस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये हो जाएगा। डेल्टा H1 आपके पास दिया है -141 प्लस डेल्टा एच आपको दिया है 780 प्लस 780 है, आप ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपको। तो ये टोटल डेल्टा एच हो जाएगी O से O-2 बनने का, ठीक है। ये जो डेल्टा एच है O से O-2 बनने का। बताइए पूरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? लिख ले इसको भी। पॉइंट बेटा क्लियर हो गए सबको अच्छे से कि नहीं? क्या इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे इस पे 1 पर क्या क्वेश्चन आता है, 2 पर क्या आता है, टोटल क्या, और बाकी और भी चीजें आपको अगर पूछी जाए तो आप उसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। कर दूं क्लीन इसको?
अब ये डेफिनेशन हो गई E1 मतलब H1 H2 H3 के बारे में मैंने समझा दिया। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप में कैसे चलता है और पीरियड में ये कैसे चलता है। तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करते हैं वन की इन एक ग्रुप में देख रहे हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है एफ। FCl-Br-I बहुत ध्यान से समझना। एफ में इलेक्ट्रॉन 2p5 में जाएगा, 2p में, ये इसमें 3p में जाएगा, इसमें 4p में जाएगा और इसमें 5p में जाएगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें 2p में 2p का साइज छोटा होता है, 3p का साइज और बड़ा होता है न्यूक्लियस से, 4p तो और ज्यादा हो गया और 5p और भी ज्यादा हो गया। ये साइज की बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी। ये न्यूक्लियस है, माने इसमें इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5th ऑर्बिट में, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4th में, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3rd में और इसमें आएगा तो 2 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, है साइज भी मैंने लिख दिया, आपको कभी गलती नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू है, देखो वैल्यू याद नहीं करना पर वैल्यू लिखना है, वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है -328 किलो जूल पर मोल, इसका है -349, इसका है -325, इसका है अप्रॉक्स 295। मैंने लिख दिया ये अप्रॉक्स। बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने में, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एफ में आ रहा है, सीएल में आ रहा है, बीआर में आ रहा है, आई में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को किसके घर जाने में खुशी होगी? ये देखिए सबसे ज्यादा खुशी हो रही 349। इलेक्ट्रॉन एक ही है, यदि एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको जाना है इसमें तो खुशी इतनी मिली, इसके घर में जाना है तो खुशी, इसके घर में जाना है तो ये खुशी और इसके घर में जाना है तो ये खुशी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें है। आपको निगेटिव साइन नहीं देखना, यहां पर खुशी देखना है। ये निगेटिव साइन तो खुशी का साइन है। कैसे? कोई अपने घर आया तो खुशी होती है, कोई अपने घर आया तो कई बार गुस्सा आता है कि ये क्यों आ गया, बोल लो मम्मी मैं घर पे नहीं हूं। और कोई आता है तो घर के बाहर भी हो तो बिठा लो मैं आ रहा हूं, तो कितना अंतर है, खुशी की बात है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का वैल्यू इसमें रिलीज होता है। हम ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl हाईएस्ट है पूरे संसार में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है इसकी है, और इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl सबसे ज्यादा होती है, इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा है और केमिस्ट्री की दुनिया में भी सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलते हैं इसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों साइन नहीं देखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। सबसे हाई मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन आने पर इसमें मिलता है, तो हम ऐसा भी बोलते हैं इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हम ऐसा भी बोलते हैं हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाईएस्ट निगेटिव भी यही है और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही है, कभी कंफ्यूज मत होना। तो आप इसे लिख लें, फिर मैं रीजन देता हूं। तो ऑर्डर, यहाँ पे बच्चों ऑर्डर जो बनता है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो Cl की सबसे ज्यादा है, देन F है, देन Br है, देन I है, ये ऑर्डर है। F कम हो गया है, F कम हो गया है, तो F कम हो गया है, पहले ऑर्डर बनाएंगे, फिर मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें काम इससे है, हमें काम इससे है, ध्यान देना बच्चों। अब रीजन समझते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? अब रीजन देखो,
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो 2p, और 2p का साइज बहुत छोटे छोटे रूम है, छोटे छोटे रूम है। तो छोटे छोटे रूम में इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है, बोले पहले से जो लोग रह रहे हैं 2p में, वो ही बड़े छोटे छोटे रूम में रह रहे हैं, वो ही बड़े कष्ट में है, और मैं जाऊंगा तो और कष्ट बढ़ेगा, तो उसको उतना अच्छा नहीं लगता इसके घर जाने। लेकिन इसका घर न्यूक्लियस के पास है, ये थर्ड ऑर्बिट है, रूम तो यहाँ और बड़ा है, रूम तो यहाँ और बड़ा है, बट रूम बहुत बड़ा है, बट ऑर्बिट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ऑर्बिट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये फोर्थ ऑर्बिट का मामला है, ये फिफ्थ ऑर्बिट का मामला है। ये ऑर्बिट बड़े हैं, ये ऑर्बिट बड़े हैं जो कि नहीं होने चाहिए। यहाँ ऑर्बिट 3 है ये, और ऑर्बिट 3 है जो न्यूक्लियस के पास है इनके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट है, स्मॉलर साइज में है, और ये थोड़ा सा बड़ा है बट न्यूक्लियस के पास है। ये बहुत बड़े हैं बट न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। इस पर बात समझना, ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये भी दूर हो गया, तो ये न्यूक्लियस के पास भी है थर्ड ऑर्बिट, और कॉम्पैक्ट भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। तो ये दोनों बातें इसकी खास हो जाती है 3p की, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा और न्यूक्लियस के पास। ये न्यूक्लियस के पास जरूर है बट बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपल्सिव फील करता है, और इसके यहाँ जाने में उतना रिपल्सिव नहीं है। यहाँ तो फिर जाएगा ही नहीं, बोले यार बहुत दूर है, जाता तो है बट बहुत वैल्यू कम हो जाती है, एकदम आपने देखा, और यहाँ वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो यहाँ ऑर्बिट का मामला हो जाता है, यहाँ कॉम्पैक्ट साइज का मामला हो जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन because of incoming electron enters in the 2p orbital which is smaller and compact, while in case of Cl the 3p orbital sometimes larger in which incoming electron less repel। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, बताओ जल्दी। यस सर। तो बस आप लिखिए, मैं लिख देता हूं। Electron affinity of fluorine is less than chlorine because incoming electron more repel in 2p orbital of fluorine due to smaller size of 2p compact as compared to 3p orbital of Cl। बस ये होता है इसका रीजन। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ये है, ये लिख दिया मैंने और साइज बना दिए हैं, ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप इसकी बात करो तो यहाँ ऑर्बिट का मामला आ जाएगा, और इसकी बात करोगे तो यहाँ कॉम्पैक्ट साइज का मामला आ जाएगा। छोटा साइज, छोटे रूम है, तो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल फील करता है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे बेस्ट ये हो जाता है। अब आपको किसी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इस पे आंसर दे सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट 6 ग्रुप। ये हेलोजन वाला ग्रुप हो गया। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन 6 ग्रुप बोलिए या 16 ग्रुप बोलिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी आपने फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो रिलेशन देखा वही इसमें देखेंगे।
यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा, यहाँ 3p में आएगा, यहाँ 4p में आएगा, 5p में आएगा, ये 6p में आएगा। तो बच्चों 2p में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है 141। मुझे पूरे वैल्यू याद है लेकिन आपको याद नहीं करने, किलो जूल पर मोल आपको सिर्फ लिखना है ताकि आप कंफर्म कर सकें ये वैल्यू इधर। तो ये इसका वैल्यू आपको 141 मिलता है, इसका वैल्यू आपको मिलता है -200। अब बताओ -200 का मैग्नीट्यूड 200 है जबकि इसका मैग्नीट्यूड 141 है। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाएगा तो खुशी 141 की होगी और जब इलेक्ट्रॉन सल्फर में जाएगा तो खुशी 200 की होगी। तो खुशी का वैल्यू 200 हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कम हो जाएगा 195, यहाँ पर और कम हो जाएगा 190, यहाँ पर और कम हो जाएगा 173। तो ऑक्सीजन का वैल्यू इतना कम है, इतना छोटा उसका रूम है, इतना छोटा रूम है बोले कि इनसे भी कम हो गया। देखो सल्फर से तो कम हुआ ही हुआ है, सल्फर से तो कम हुआ ही हुआ, इनसे भी हो गया। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है ऑक्सीजन वाले ग्रुप में कि इससे कम हो, यहाँ आ गया ये वैल्यू, जबकि फ्लोरीन वाले केस में मतलब क्लोरीन से ही कम हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अगर क्वेश्चन इसके और इसके बीच आए तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन कर दीजिए, यहाँ पर सल्फर कर दीजिए, तो आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन कर दीजिए, यहाँ पर आप सल्फर कर दीजिए, तो बच्चों सेम आंसर है। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आंसर सेम है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे ग्रुप का कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी कम हो गई है कि वो सल्फर से तो कम है ही, इनसे भी कम हो गई है। ये देखिए ये लिखा है मैंने -190 और -173, इनसे भी कम हो गई है। तो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो ऑर्डर हम बनाएंगे, इसका ऑर्डर जो बनेगा ये बनेगा ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा, सल्फर से कम सेलिनियम, से कम टेल्यूरियम, से कम पोलोनियम, और बच्चों ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, ऑक्सीजन सबसे नीचे चला जाता है। ये बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे कम है। फ्लोरीन सबसे नीचे नहीं गया, वो क्लोरीन से कम हुआ है क्योंकि वहां न्यूक्लियर चार्ज हाई है। एक चीज और, एक इलेक्ट्रॉन ही आने वाला, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आने वाला एक नहीं है, दो है, तब P6 बनेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप पहले लिख लेंगे इसे। तो बच्चों यहाँ भी ऑर्बिट की ही बात आ रही है। देखिए 2p है, यहाँ पर 2 ऑर्बिट है, यहाँ पर 3 है, बट ये साइज की बात हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे तो 4 हो गए, दूर हो गया, यहाँ पे 5 हो गए और ज्यादा दूर हो गया, यहाँ पे 6 हो गए और ज्यादा दूर हो गया। तो ये भी ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स माने डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। साइज पर भी, कॉम्पैक्ट साइज और उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिट पर भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड करेगा। जो आपको मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखाए हैं वे सारे फंडे इस पे भी लगेंगे। तो इसको क्लीन कर दिया जाए। तो दुनिया में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है FCl-Bri वाला। सबसे ज्यादा Cl, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है Cl की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ल्ड Cl। ये ध्यान रखना। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है हीलियम की पूरे वर्ल्ड में, आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट इन केमिस्ट्री वर्ल्ड हीलियम।
और लीस्ट सीजियम। इसमें लीस्ट का मामला नहीं है, ठीक है, इसमें लीस्ट सीजियम है और हाईएस्ट हीलियम है। चलिए देखिए, अब बात आती है, पीरियड आपको समझा दिया, ग्रुप आपको समझा दिया, पीरियड। अब पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ पीरियड। पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से वेरिएशन होता है उसको देखना है। चलिए देखिए, मैंने ले लिया आपका सेकंड पीरियड। बच्चों, सेकंड पीरियड का मतलब होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s1, यानी यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड नहीं है। 1s2 2s2 2p0। बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो नहीं होता है। ये वही चीज है जो मैं आपको बतला रहा हूं कि मेरे घर में अगर कोई आए तो मैं ये बोल दूं ऊपर छत खाली पड़ी है, आप रूम बना के रहो, तो रूम बना के रहने वाली ये यहाँ है नहीं, कोई है ही नहीं रूम, एक्चुअल तो यहीं तक है जितने में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोरान के बाद बेरिलियम के बाद बोरान, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ p आ गया। अब यहाँ पर p आ गया, ये देखिए ये p आ गया, यहाँ पर आपका एक p आ गया है, यानी यहाँ पर p है, यहाँ पर एक्चुअल में p नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में p नहीं, p को आपको क्रिएट करना पड़ेगा एनर्जी दे करके, पैसा लगा करके। कार्बन में 2p2 आ जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नाइट्रोजन में 2p3 आ जाएगा, ऑक्सीजन में 2p4 आ जाएगा, फ्लोरीन में 2p5 आ जाएगा। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एकदम दिमाग चलने लगता है, और 2p6 आ जाएगा, ये पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा। जहां पूरा फुलफिल हुआ मामला कि फिर यहाँ पर 3s होगा, और 3s तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, 3s तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, रियल में तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो ये सेकेंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ये सेकेंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड पीरियड में सभी में ऑर्बिट 2 है, और यहाँ पर 3s0 है। ये 3s0 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, पैसा लगा के ऊपर कमरा बना लो, पैसा लगा के ऊपर कमरा बना लो, तो ये दोनों एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। यहां तक ये एग्जिस्ट करता है, पैसा लगा के ऊपर कमरा बना लो वाली चीज है यहाँ पर। अब बताओ, तो तुमको मैंने बतलाया था कि जब पैसा लगा के कोई बनाएगा, ठीक है, तो अलग से पैसा लगाना मतलब डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इसका ये देखिए, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही को बच्चा ध्यान से सुनना, तुम 3 भाई हो और तीनों के पास एक एक रूम हो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे एक एक रूम, और तुम्हारे चाचा जी का कोई बेटा आए तो ये वाला कहेगा यार तू भैया कमरे में चला जा, ये कहेगा तू यार इस कमरे में चला जा, ये कहेगा तू इस कमरे में चला जा, ये कहेगा तू इस कमरे में चला जा। बस वो बेचारा घूमता ही रहेगा, वो किस कमरे में जाए, समझ गए? क्यों? क्योंकि सबने एक एक बांट लिया, इसके कमरे में आएगा तो इससे डिस्टर्ब करेगा, इसके कमरे में आएगा तो इससे डिस्टर्ब करेगा। ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इनके घर में आए, क्योंकि ये खुद बोल देंगे हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, हम किसी को नहीं आने देते। तो ये खास बात होती है। तो यहां भी
आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ तो फुलफिल्ड है, बोले हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बोले कुछ नहीं है यहाँ पे, आप मत आओ। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा। अब बताओ, ये आपको बात समझ आ गई। यहाँ देखो, ये लिथियम मेटल है बच्चों, मेटल, वो भी कौन से, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल है जो सरलता से सबसे इजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ये देखिए खाली, यहाँ खाली है, ये तो बुला लेगा, आजा भाई, रह सकता है, मेरे घर में खाली एक ही हूं मैं, आजा। तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर भी ये खाली पड़ा है, ये पी एडजस्ट कर रहा है, यहाँ का पी एडजस्ट नहीं कर रहा है बच्चों, ये पी एडजस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये माइनस हो जाएगी। यहाँ तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्या मजा आएगा, बुलाएगा, बोले आ जाओ इलेक्ट्रॉन आ जाओ। क्यों बुलाएगा, क्योंकि अगर तुम आ जाओगे ना इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन की मिल जाएगी। अभी तो अंतर है, यहाँ ऑलरेडी स्टेबल, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूंगा, ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी हाईली स्टेबल, ऑलरेडी हाईली स्टेबल। बच्चों अंतर समझना, ऑलरेडी स्टेबल। और यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहां ये बुलाएगा और ये बोल देगा हम ऑलरेडी स्टेबल है, तुम मत आओ। यहां ये बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कि तुम आ जाओगे तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक्वायर स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बात ध्यान से समझना, when electron gained by the carbon and acquire high stable configuration, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, इसको बहुत ज्यादा खुशी होगी और सबसे ज्यादा खुशी इसको होगी। क्या, बिल्कुल सेम पॉइंट यहां पर, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एक्वायर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर बिल्कुल स्टेटमेंट सेम आएगा, बस यहां पे बन जाएगा मोर स्टेबल, यहां पे बन जाएगा मोस्ट स्टेबल। तो ये आपको बात समझनी होगी बच्चों। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को बुलाएंगे, ये भी बुलाएगा, ये भी बुलाएगा, पर उतना नहीं पावर, ये सबसे खतरनाक और ये खतरनाक हो जाते हैं। तो लिखिए, यहां भी वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव। ये मैं आपको इनके वैल्यू लिख के बताता हूं। ये देखिए -60 है, ये बच्चों +66 है, क्या खतरनाक है। ये -60 मतलब इसके घर आता है इलेक्ट्रॉन तो इसे खुशी होती है 60 की, और इसको दुख होता है क्यों आ गया +66। यहां ये देखिए -60, ये बोरान, बोरान में इससे ज्यादा, बोले क्यों, यहां ध्यान देना, इससे ज्यादा, ये देखिए -60 से ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। ये ऑर्बिट वही है बेटा, सेकंड, इसमें भी सेकंड है, इसमें भी ऑर्बिट सेकंड है, बट यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज रीजन बन जाएगा, इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई। यहां देखिए कार्बन और न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है ही। सबसे खास बात, इसकी वैल्यू मैं लिख दूं पहले -121, ये देखिए जस्ट डबल के रिस्पेक्ट, डबल तो नहीं फिर भी 1.5 टाइम्स से ज्यादा हो गई, 1.5 टाइम्स से ज्यादा हो गई। देखिए केवल किस कारण से, ये रीजन लिख दिया मैंने, ये बिकॉज इलेक्ट्रॉन तुम आ जाओगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, तुम्हारे आने से तो बुलाएगा और वैल्यू एनर्जी की बहुत हाई रिलीज हो जाएगी। और यहां तो आपको मैं बता ही चुका हूं, -328 रिलीज होती है, -328 बुलाएगा,
बुलाएगा नहीं, घर जाके ले आएगा कि तुम आ जाओगे ना तो मजा आ जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आपको बात समझना है कि पहले स्टेबल है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल है। तो व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबलाइज आफ्टर द गेनिंग इलेक्ट्रॉन द एनर्जी इज हाईली रिलीज। वो इसमें और इसमें आपको दिखेगी, इसमें ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। ये मैंने -121 लिखी, ऑक्सीजन वाली आपको अभी लिख के बताई थी -141। ये देखो न्यूक्लियर चार्ज 8, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज 7, तो न्यूक्लियर चार्ज 6 से 8 हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो गया, इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई यहाँ पे। अदरवाइज सबसे खतरनाक जगह तो ये है, और यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया है, और सबसे खतरनाक जगह ये है जहाँ इलेक्ट्रॉन को खींच के बुला रहा है। तो अब आपको ये पूरे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एक एक से इनकी वैल्यू के साथ आप इसके एक्सप्लेनेशन को लिख लें। नाइट्रोजन की लिख देता हूं मैं +31, नाइट्रोजन के +31। यहां देखो नाइट्रो, बोले सर ये 31 है और ये 66, बेटा ये 2p एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ 2p है, ऑर्बिटल में ऑर्बिटल है, बट सबने एक एक बांट लिए, तो ये रिपेल कर रहे हैं, बोले तू इसके पास चला जा, तू इसके पास चला जा, तू इसके पास चला जा, ठीक है। तो इसलिए है तो खाली तो आ जाएगा, बट थोड़ी सी पिटाई करनी पड़ेगी 31 की। इसमें तो पिटाई बहुत ज्यादा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनाना पड़ेगा। और यहाँ और अब ये वैल्यू तो मुझे ध्यान नहीं है कितनी है, बट ये अप्रॉक्स 150 के आसपास होनी चाहिए, ये 150 के आसपास होनी चाहिए, 100 के 100 + 100, अगर कहीं दी हो तो अपन लिख लेंगे, मैं बता दूंगा अभी, वो मुझे याद नहीं है। चलिए, तो ये आप पूरा ऐसा का ऐसा लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है, आप क्लिप भी ले लें ताकि आप घर पे अच्छे से सोच सकें इसे। लिख लिया आप लोगों ने सबने? इसे लिख लिया आप लोगों ने सबने? तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप समझेंगे। नीचे वाले ग्रुप में भी इस वाले, इससे नीचे वाले थर्ड पीरियड में भी इसी तरह से आप समझेंगे इसको। तो अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये आप अप्रॉक्स लिख लो, अपन देखते हैं, अगर मान लो दिख गई, आप एनसीईआरटी रखी हो तो आप उसमें देख लेना। ये अप्रॉक्स 150 के आसपास होनी चाहिए, अप्रॉक्स, या कम भी हो सकती है, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये +66 है तो उससे ज्यादा प्लस में ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सारा फुलफिल्ड मामला है। तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ऑलरेडी, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाफ फिल्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फुलफिल्ड होगा, इसलिए हाईएस्ट ये हो जाएगी। अब आपको क्या आंसर देना, आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ये आंसर है आपका। तो ऑर्डर बन गया, सबसे कम नियॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा आपका नाइट्रोजन, ये सब तीनों पॉजिटिव हैं ये, ठीक है, वैल्यू लिखी हुई है। यहां से स्टार्ट होता है लिथियम, लिथियम से ज्यादा देखो, लिथियम से ज्यादा बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा फ्लोरीन, बस ये ऑर्डर बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। अब कभी कार्बन और बोरान का कंपैरिजन हो तो आप बता सकते हो, कभी बोरान और बेरिलियम, तो बेरिलियम में तो पॉजिटिव है कम, इतना कम है। कभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन हो तो नाइट्रोजन देखो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन तो निगेटिव है, कार्बन भी निगेटिव है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? तो बच्चों, यस सर।
तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन, सबसे पहली चीज न्यूक्लियर चार्ज, या बेस्ट लिखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी डिपेंड करेगी। तीसरी बात नंबर ऑफ शेल्स या स्क्रीन पर डिपेंड करेगी। ठीक है। चौथा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में आ रहा है उस पर डिपेंड करेगी। सबसेल पर डिपेंड करेगी कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में आ रहा है। तो ऑर्बिट तो 2 है, पर 2s में आ रहा है कि 2p में आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगी। तो इन सब बातों पर डिपेंड करेगी। आप समझ गए होंगे और बहुत आसान है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी समझ में आनी चाहिए कि किन किन चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक बात। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ तक आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल नई प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसा कंप्लीट कर दिया मैंने कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे समझ सकते हैं, बना बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है। ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।